हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय, कोशिका पढ़ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं। सेल के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बता दी हैं, जैसे कि सेल की उत्पत्ति कैसे हुई, सेल की खोज किसने की। अब बात करें खोज की, तो मैंने बताया था कि इसके लिए 2 साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जो आपके हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने डेड सेल की खोज की थी। किसमें की थी? कॉर्क। कॉर्क मतलब जो पेड़ की छाल थी उसमें उन्होंने खोज की थी। फिर एक साइंटिस्ट आए लीवेनहॉक, उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिविंग सेल का खोज किया। और उसके बाद फिर मैंने बताया सेल के बारे में कुछ थ्योरी बताया था, ठीक है, जिसमें आपके कुछ लोगों ने बोला कि जो सेल है, जो प्लांट सेल है उसमें प्लांट सेल मतलब जो प्लांट है उसमें प्लांट सेल प्रेजेंट होते हैं, और जो जंतु होते मतलब एनिमल है उसमें एनिमल सेल मतलब जंतु कोशिका पाई जाती है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट और थे, उन्होंने क्या बोला? ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब कि जो पहले से ही मौजूद कोशिका होती हैं उसी से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई। ये किसने बताया था? ये किसने बताया था? ये बताया था किसने? जो आपके रोडोल्फ वर्को ने बताया था, ठीक है। और उसके बाद से फिर हमने कुछ सेल के मतलब उसके कौन कौन से ऑर्गेनेल होते हैं, क्योंकि जैसे जिस प्रकार हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे आपके नोज़ हो गए, आई हो गए, ठीक है, हैंड हो गए, उसके बाद से मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब बहुत सारे पार्ट हैं, तब जाके मिल के और हमारे क्या बना है? एक शरीर बना है। लेकिन उसी प्रकार कोशिका के भी कुछ अंग होते हैं, जिस मतलब जो कोशिका भी जो बनी होती है वो कोशिका भी कई अंगों से मिलकर बनी होती है। तो उस अंग को क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। उसके भी बारे में मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सब मैंने बताया था कि अगर बात करें कि कोशिका के जो ऑर्गेनेल्स है उसकी खोज किसके द्वारा संभव हुआ था? जो ये आपके नॉल एंड रस्का साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। उसी की वजह से जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स आप देख रहे हैं कोशिका में, उसकी मतलब उसका जो स्टडी है संभव हो पाया, उसके बारे में हम लोग जान पाए। अब आज जानेंगे कि उस सेल में जो आपकी कोशिका है तो उसका जो मेन कंपोजिशन क्या है, कि मतलब जो सेल होता है उसमें बेसिक जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो ऑर्गेनेल हैं उनके कंपोजिशन कितने होते हैं। तो देखिए, जो हमारी कोशिका होती है सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? वाटर। मतलब अगर बात करें कोशिका की तो याद रखिएगा, कोशिका में सबसे ज्यादा मतलब कितना? 70 to 80% सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। तो इसलिए कोशिका का अधिकतर भाग होता है, ठीक है। फिर आता है प्रोटीन। प्रोटीन की बात करें तो ये 10 से 15% होता है, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? संरचना और कार्य के लिए। फिर आता है लिपिड। आपका लिपिड को देखेंगे आप 2 से 3% प्रेजेंट होता है, जो झिल्ली का निर्माण करता है। झिल्ली जो भी सेल के ऑर्गेनेल है तो उसका अपना भी एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, उसका ये निर्माण करते हैं कौन? लिपिड। कार्बोहाइड्रेट आप जान ही रहे हैं, ये 1 से 2% है। कार्बोहाइड्रेट जिस प्रकार हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत है, उसी प्रकार सेल के भी ऊर्जा के स्रोत कौन होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट। फिर आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड <1 ये क्या है? आनुवांशिक सूचना प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लिक एसिड में ही आपका क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए मौजूद होता है। वैसे जरूरी नहीं है कि डीएनए सिर्फ न्यूक्लियस में ही हो, और भी जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यह है कि न्यूक्लियस जो होता है केंद्रक, उसका अपना खुद का भी डीएनए होता है। और न्यूक्लिक एसिड में आप समझ ही रहे कौन कौन से चीज आएंगे आपके, कौन कौन से पार्ट होते हैं? डीएनए और आरएनए की बात हो रही है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये आपका हो गया न्यूक्लिक एसिड। फिर कुछ मिनरल्स एंड सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, लगभग कितने? 1%। ये किसके लिए होते हैं? पीएच संतुलन व क्रियावली के लिए, ठीक है। तो ये हो गया कंपोजिशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। अब इसके ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं कि जो बात करें अगर सेल के ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे सेल को, तो सेल को सबसे पहले हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आपका आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, और एक होता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखिए, बात करें अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल,
ये दो चीजें हैं, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है बच्चा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और सिर्फ ये किसमें, ये एनिमल प्लस प्लांट, मतलब ये जानवर और पौधों में ये दोनों देखने को मिलेगा। लेकिन जो सेल वॉल है इसको हम सिर्फ प्लांट सेल भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्लांट सेल, क्योंकि ये सिर्फ ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, ठीक है। जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल को हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्या? कोशिका झिल्ली। ये झिल्ली है, वो भित्ति है। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर हिंदी में दे दिया तो याद रखिएगा भित्ति सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, और जो आपका कोशिका झिल्ली है वो प्लांट और एनिमल में देखने को मिलता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये दोनों के, मतलब ये दोनों के कैरेक्टर हैं, और सेल वॉल सिर्फ किस में पाया जाएगा? सिर्फ प्लांट में, ठीक है। फिर आते हैं प्रोटोप्लाज्म की तरफ। अब देखिए जो प्रोटोप्लाज्म है तो आप इसको भी दो पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे प्रोटोप्लाज्म क्या है, मान लीजिए अगर हम प्लांट की बात कर ले तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी परत आपका क्या होता है? आपका सेल वॉल होता है, ठीक है। ये सिर्फ क्या करता है? किसी भी कोशिका, जो कोशिका के जो ऑर्गेनेल हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर अंदर आता है क्या? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी के अंदर इस तरह फ्लूइड भरे होते हैं, ठीक है। यही प्रोटोप्लाज्म में ही आपके, इसी को साइटोप्लाज्म हम बोलते हैं, और इसी में ही न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और जो आपका प्रोटोप्लाज्म है ये पूरे को मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। लेकिन सिर्फ प्रोटोप्लाज्म की बात, सॉरी साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो इस न्यूक्लियस को हटा के जितना बच रहा है वो आपका क्या है? साइटोप्लाज्म है। लेकिन न्यूक्लियस के साथ बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों मिला के आपके आ जाते हैं प्रोटोप्लाज्म। लेकिन सिर्फ साइटोप्लाज्म होगा तो न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जितने भाग बच रहे हैं ये सब जो एक तरल आपको दिख रहा है वो क्या है? आपका साइटोप्लाज्म। अब देखिए जब बात करते हैं साइटोप्लाज्म की तो अब साइटोप्लाज्म में भी देखिएगा इसमें भी दो तरह के ऑर्गेनेल्स आते हैं। एक आपका आता है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, दूसरे आते हैं आपके नॉन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल में देखिए क्या क्या आएंगे आपके? ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सब एक एक करके मैं सबको डिटेल में पढ़ाऊंगी, इसीलिए एक ही वीडियो में मैं इसको नहीं खत्म कर रही हूँ क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी आप पढ़ सकते हैं। तो बाद में हम आपको फिर से, अगर मान लीजिए आपको दिक्कत होगा ज़्यादा लॉन्ग वीडियो पढ़ने में तो बाद में मैं आपको सारा एक में कंबाइन करके पढ़ा दूंगी। लेकिन अभी आप एक एक करके सबके बारे में डिटेल समझिए, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपको बेसिक तैयार है तो आपका किसी भी तरह कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप तैयार, मतलब उसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये नहीं ना जो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है मैं इसलिए उसी टॉपिक को बस यहाँ पे इंक्लूड करती हूँ, बाकी फालतू की चीज़ें यहाँ पे एक भी आपके टॉपिक यहाँ एक भी मतलब पॉइंट यहाँ पे नहीं रखे जाते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में अब देखिए कौन कौन से आ जाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स और नॉन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ ले कि ये साइटोप्लाज्मिक है या नॉन साइटोप्लाज्मिक, तो देखिए साइटोप्लाज्मिक में आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, लाइसोसोम, सीलिया एंड फ्लैजिला, प्लास्टिड। ये सब किसके ऑर्गन है? साइटोप्लाज्मिक के। नॉन साइटोप्लाज्मिक में कौन आएगा? वैक्यूल्स आ जाते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं रिक्तिका, ठीक है। फिर क्रिस्टल्स एंड ऑयल ड्रॉप हो गए, और अदर जो भी उसके बाद और भी कोई कुछ सबस्टेंस जो बचते हैं मतलब अदर इंक्लूजन, वो सब आपके क्या है? नॉन साइटोप्लाज्मिक। न्यूक्लियस में भी देखिए कई पार्ट आते हैं। न्यूक्लियस में सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है जैसे जिस प्रकार सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है उसी तरह न्यूक्लियस का भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। और फिर और क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। अब देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या आएंगे? आपके क्रोमैटिन आते हैं, क्रोमोसोम आते हैं और न्यूक्लियोलस आते हैं, ठीक है। तो ये हो गए किसका?
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, मतलब जो अगर बात करें सेल की व्यवस्था किस प्रकार है कि किसको कहाँ पे पोजीशन दिया गया है। जैसे कैसे होता है, घर में देखते हैं ना, किचन का एक आप देते हैं कि हाँ यहाँ पे किचन प्रेजेंट है, इसके अंतर्गत स्टडी रूम आते हैं, इसमें आपके मतलब डाइनिंग, मतलब आपके जितने भी अलग अलग चीज़ है, बाथरूम है, हर एक चीज़ अपना एक कमरा डिवाइड होता है। उसी प्रकार इसमें भी एक एक कंपार्टमेंट सबका अपना अपना डिवाइड है कि किसमें क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब चलते एक एक करके। सबसे पहले हम किसको पढ़ने वाले हैं, सेल वॉल को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल को, उसके बाद पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो सेल वॉल मतलब क्या बोलेंगे इसको, कोशिका भित्ति। तो जो देखिए, अब जो सेल वॉल है, अभी मैंने बताया कि सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किसका, प्लांट का फीचर है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है, क्योंकि इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन में। तो अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि पूछता है कि सेल वॉल प्रेजेंट, तो ऑप्शन में हो सकता है दे दे कि एनिमल, प्लांट, बोथ या नन ऑफ द अबव, 4 ऑप्शन देंगे। तो कहीं गलती से कोई बोथ ना करे, मतलब प्लांट और एनिमल में मत करिएगा, सिर्फ ये किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। इट इज आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल। देखिए, ये प्लांट का आउटर लेयर है। अब आउटर लेयर मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मान लीजिए ये आपका एक प्लांट सेल हो गया, एक मिनट, मान लीजिए ये आपका एक प्लांट सेल है। ठीक है, ये मैंने प्लांट सेल बना दिया और एक मैंने बना दिया एनिमल सेल। ठीक है, अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। जो प्लांट सेल है, इसके अंदर यहाँ पे एक मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। ठीक है, लेकिन अब देखिए डिफरेंस क्या है। प्लांट का आउटर मोस्ट लेयर क्या है, सेल वॉल है, लेकिन अगर बात करें, अगर पूछ लिया एनिमल का आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा, बताइए बेटा। अगर पूछ लिया कि प्लांट का आउटर लेयर क्या है, सेल वॉल है, ठीक है, लेकिन अगर वही पूछ ले एनिमल का आउटर लेयर क्या है, तो कंफ्यूज मत, गलती मत करिएगा, सेल वॉल नहीं होगा। तो एनिमल का आउटर लेयर क्या है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, अगर प्लांट में आउटर लेयर पूछ लिया तो कभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर वही एनिमल में पूछ लिया कि आउटर लेयर सबसे बाहरी आवरण क्या है, तो सबसे बाहरी आवरण आपके क्या होंगे, सेल मेम्ब्रेन होंगे। ठीक है, तो ये अभी हम पढ़ रहे हैं सेल वॉल के बारे में, तो कंपेयर करके मैंने बस इसलिए बता दिया कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इट इज आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल, समझ में आ गया होगा कि यह पादप कोशिका की बाहरी परत होती है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही ये वाला जो लेयर है ये क्या है, सेल वॉल है, और ये सेल वॉल किसकी है, प्लांट की है। ठीक है, किसकी है सेल वॉल, प्लांट की है। तो अब यहाँ पर देखिए ये सेल वॉल है, सबसे आउटर लेयर, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेल वॉल, देन इसके बाद प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल इज रिजिड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। ठीक है, लिग्निन एक सबस्टेंस है, हार्ड सबस्टेंस है, जिसकी वजह से जो सेल वॉल होती है थोड़ा सा कठोर होती है। इसी वजह से वो जो भी कोशिका होती है उसको क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये आपके हो गए सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। आप देखिए इस मतलब इस यूनिवर्स में, इस पृथ्वी पे बहुत सारे एनिमल, बहुत सारे प्लांट पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबके अलग अलग टाइप के सेल वॉल होते हैं। मतलब अब पूछा जाए कि किसका सेल वॉल किससे बना होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है, अक्सर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो बात करें अगर कंपोजिशन की, सेल वॉल के कंपोजिशन की, किसका कंपोजिशन कह रहा है, सेल वॉल की। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट जो होता है, प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज। किससे, सेलुलोज। तो याद रखिएगा मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज किसकी बात कर रहा है, ये सेल वॉल की बात कर रहा है कि जो अगर पूछ लिया कि प्लांट की सेल किससे बनी होती है, मतलब प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, और आपको पता है यही सेलुलोज जितने भी एनिमल होते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग भी एनिमल में आते हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो एनिमल इस समय के हैं
वही इस सेलुलोज को खाकर डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या होता है, एनिमल में सीकम प्रेजेंट होता है जिससे वो इस सेलुलोज को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, और हम लोगों में एब्सेंट होता है। फिर बात करते हैं फंजाई की। ठीक है, फंजाई मतलब कवक। कवक मतलब जैसे आपने मशरूम देखा होगा, तो मशरूम की बात करें तो उसका अगर पूछ लिया, जो आपने मशरूम देखा होगा, जो उसका ऊपर वाला एकदम जो ऊपर वाला जो सबसे ये वाला जो लेयर होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का। एकदम देखिएगा इसलिए एकदम चिकना होता है। मान लीजिए आप यहाँ पे भी काइटिन, और कहाँ काइटिन देखने को मिलता है, जितने भी आप इंसेक्ट लगभग देखते हैं, जैसे आपने काकरोच देखा होगा, काकरोच का भी जो ऊपर वाला परत होता है वो भी क्या होता है, काइटिन होता है। ठीक है, तो जो फंजाई होता है वो भी किसका बना होता है, काइटिन का। तो याद रखिएगा, अगर पूछ लिया कि फंजाई का जो सेल वॉल है किसका बना होता है, काइटिन का। फिर अगर वही क्वेश्चन पूछ लिया बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया ये बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का। मतलब अगर बात कर ले कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन। अब देखिए पेप्टाइडोग्लाइकन का एक और नाम है, इसी को बोलते हैं म्यूरिन। जरूरी नहीं है एग्जाम में पेप्टाइडोग्लाइकन दे दे, हो सकता है म्यूरिन दे सकता है, म्यूरिन भी दे सकता है। तो इसी को ही पेप्टाइडोग्लाइकन को ही बोलते हैं म्यूरिन। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा आल्सो नोन एज म्यूरिन। अब देखिए ये जो म्यूरिन है ये किससे मिलकर बनता है, बताइए किससे मिलकर बने होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है म्यूरिन दे दे पेप्टाइडोग्लाइकन दे दे, हो सके इसका ही कंपोजिशन दे दे। तो इसके लिए आप एक कोड याद रखिएगा, नैग एंड नाम, मतलब नाग एंड नाम। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नैग मतलब होता है एन एसिटिल, एसिटिल बोल सकते हैं, एसिटाइल बोल सकते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ग्लूकोसामीन या ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरैमिक एसिड, म्यूरैमिक एसिड। ओके, इतना समझ में आया, क्योंकि फुल फॉर्म याद रखिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म ही दे देता है कि नैग एंड नैम का फुल फॉर्म बताइए, या फिर कह देगा म्यूरिन का कंपोजिशन बताइए। तो याद रखिए जो बैक्टीरिया है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन को ही क्या बोलते हैं, म्यूरिन बोलते हैं। और म्यूरिन किससे किससे मिलकर बना होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एंड एन एसिटाइल म्यूरैमिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया बैक्टीरिया के कंपोजिशन। अब आते हैं एल्गी। एल्गी आपने देखा होगा, बैक्टीरिया तो आपने देखा नहीं होगा, लेकिन जानते हैं ना कि आपका जो आप अपने घर में कर्ड जो मतलब जो दही प्रयोग करते हैं, दूध प्रयोग करते हैं, तो उसमें भी आपको पता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाई जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर बात कर फंजाई से आप परिचित ही हैं, मशरूम सारे लोग खाते होंगे, इससे परिचित है, प्लांट आप देखते ही हैं। एल्गी, देखिए एल्गी भी बेटा ये भी एक प्रकार का प्लांट है। क्या है, ये भी एक प्लांट ही है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शैवाल। तो आप इसको देखे होंगे, जैसे मान लीजिए इस समय बारिश का मौसम है, आप देखते होंगे रोड पर बहुत ज़्यादा जहाँ पे फिसलन टाइप का हरे हरे कलर का देखते होंगे, दिखता है ना, कहीं कहीं हरे हरे कलर का पूरा लेयर एक दिखता है। या फिर आप पानी जहाँ पे पॉन्ड वॉन्ड होते हैं तो एकदम उस पर हरे कलर का एक लेयर बिछा होता है। ठीक है, तो वो क्या है, जिसको हम काई बोलते हैं। क्या बोलेंगे, काई। तो वही आपका क्या है, एल्गी है। तो एल्गी आप देखे होंगे। तो ये किससे मिलकर बनता है, देखिए अब एल्गी भी कई प्रकार के होते हैं। आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं, रेड एल्गी होते हैं। ठीक है, बहुत प्रकार के एल्गी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बस एल्गी सारी हरी होती है, ऐसा नहीं है। आपकी रेड एल्गी भी प्रेजेंट होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, पता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जब मैं आपको एल्गी पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, आपने सुना होगा रेड सी, लाल सागर। तो बहुत लोग सोचते हैं लाल सागर का रंग लाल रेड एल्गी की वजह से होता है, तो इस ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, साइनोइरेथ्रिन और मतलब इसमें क्या होता है, इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं, साइनोफाइसियन पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो
अब साइनोफाइसिन सियानिन कह सकते हैं या इरिथ्रिन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो रेड सी मतलब लाल सागर है उसका कलर लाल दिखाई देता है, रेड एल्गी के कारण नहीं दिखाई देता, याद रखिएगा। तो अब इसमें भी कई कैटेगरी है, इसलिए इनके कंपोजिशन भी अलग अलग हैं। तो कुछ सेलुलोज के बने होते हैं, जो ग्रीन एल्गी मोस्टली वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। फिर पेक्टिन और सिलिका, अब देखिए जो बैसिलियोफाइसी के मेंबर होते हैं, ठीक है, तो वो अक्सर उसमें सिलिका का डिपोजिशन होता है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो उनका सेल वॉल किससे बना होता है, सिलिका का बना होता है, ठीक है। तो ये हो गए कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के मतलब सेल वॉल के कंपोजिशन की, किसका सेल वॉल किसका बना होता है, और इससे ज्यादा नहीं क्वेश्चन पूछता है किसी का। अब देखिए जो ये तो मैंने पढ़ लिया सेल वॉल का कंपोजिशन प्लस सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होता है। अब देखिए जो ये सेल वॉल होता है ना बेटा, उसके भी 3 लेयर हैं। ऐसा नहीं है कि वो सेल वॉल सिर्फ आपको जो दिख रहा है सिंगल ऐसे, तो वो अकेला नहीं है, उसमें भी इसमें भी उसके 3 लेयर पाए जाते हैं। अब 3 लेयर कौन कौन से हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर सबसे बाहर आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी वॉल, एक बोलते हैं प्राइमरी वॉल, दूसरा है सेकेंडरी वॉल, अब तीसरा है आपका मिडिल लैमिना। तो जो आपका प्राइमरी वॉल यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये क्या है, ये प्राइमरी वॉल है, ठीक है। और इसी के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे सेकेंडरी वॉल, और इन दोनों का जो एडजेसेंट है मतलब जो एक दूसरे पे एक जगह पे मिलते हैं, देखिए यहाँ पे ये दोनों लेयर जब मिल रहे हैं, इसी को बोलते हैं क्या, ये सब आपके क्या है, ये सारे पोर्शन आपके हैं मिडिल लैमिना। क्या है, मिडिल लैमिना। और ये वाले पोर्शन ये जो आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, प्राइमरी वॉल है, और सेकेंडरी वॉल ये है, ये सब आपके क्या है, सेकेंडरी वॉल है, ठीक है। तो ये सेल वॉल के भी 3 लेयर होते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए आप कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर। कोशिका भित्ति 3 परत से मिलकर बनी होती है, जिसमें कि आप सबसे पहले देखेंगे मिडिल लैमिना, ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर है, किसके, देखिए आउटर मोस्ट लेयर है, लेकिन किसके किसके बीच की, बिटवीन एडजेसेंट प्लांट सेल, मतलब ये मध्य प्लेटिका है जो 2 कोशिकाओं के बीच की सबसे बाहरी परत है। अब 2 कोशिका का क्या मतलब हुआ बेटा, जैसे मान लीजिए, अब ऐसा तो है नहीं, जैसे टिश्यू बनते हैं तब मैंने आपको बताया 1 से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो क्योंकि एक कोशिका ही डिवाइड होकर बहुत सारी कोशिका बनाएंगी तो टिश्यू कहलाएंगी, फिर ये टिश्यू ऑर्गन बनाएंगे और यही ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं। तो मान लीजिए ये एक सेल हो गई, ठीक है। तो अब एक सेल हो गई, तो ये जो बाहर वाला जो आपको ये दिख रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे प्राइमरी वॉल। ये आपकी हो गई प्राइमरी वॉल या प्राइमरी सेल वॉल बोल दें, लेकिन ये अंदर की क्या है, सेकेंडरी, ये तो सेकेंडरी हो गई, ठीक है। लेकिन मान लीजिए फिर यहाँ से एक सेल और इससे अटैच हो रही है, तो ये भी तो प्राइमरी होगी, ये सेकेंडरी हो गई। लेकिन ये दोनों जहाँ पे जुड़ रहे हैं, दोनों जहाँ एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं क्या, मिडिल लैमिना। नाम मिडिल है, ये मत सोचेगा कि मध्य में प्रेजेंट है, बस ये, क्योंकि इसका भी आउटर मोस्ट लेयर है, इसका भी, बस ये दोनों एक दूसरे पे जुड़ रहे हैं, तब हम उसको नाम देंगे मिडिल लैमिना। अदरवाइज यहाँ पे नहीं कह देंगे कि अब यहाँ पे बाहर मिडिल लैमिना, नहीं, जहाँ एक दूसरे से अटैच होंगे तब एक लेयर और बन जाती है, उसी को बोलते हैं मिडिल लैमिना। तो मिडिल लैमिना क्या है, ये क्या है, मतलब 2 कोशिकाओं के बीच की सबसे बाहरी परत होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा मिडिल लैमिना किसे कहते हैं, क्योंकि आप बहुत सारे वीडियो उठाकर देख लीजिएगा, शायद ही आपको मिडिल लैमिना समझ में आए कि मिडिल लैमिना क्या होता है। लेकिन आज आपको समझ में आ गया होगा कि मिडिल लैमिना किसे कहते हैं, क्योंकि बाकी में कोई इतना क्लियर करके, अभी तक मैंने देखा है कि कोई इतना क्लियर करके नहीं बताया है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप और सब वीडियो में देख लीजिएगा। लेकिन देखिए, याद रखिएगा मिडिल लैमिना किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये बाहर वाला आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी है, लेकिन जब दोनों एक दूसरे से अटैच होंगे तभी हम उसको मिडिल लैमिना बोलेंगे। फिर है प्राइमरी सेल वॉल, तो जस्ट इनसाइड द मिडिल लैमिना, क्योंकि अब मान लीजिए जब यहाँ पे मिडिल लैमिना बन जा रहा है तो इसके बाद ये वाला आपका प्राइमरी वॉल हो जाएगा, तो ये जस्ट मध्य प्लेटिका के ठीक अंदर होता है। और सेकेंडरी सेल वॉल इनसाइड द प्राइमरी वॉल, मतलब जब ये प्राइमरी वॉल के अंदर। और देखिए ये सिर्फ और सिर्फ मैच्योर सेल में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जब मैच्योर सेल होंगे तभी तो डिवाइड होके 1 से अधिक बना रहे हैं, तो सिर्फ ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, परिपक्व कोशिकाओं में, ठीक है। तो ये हो गए सेल वॉल के लेयर। आगे चलते हैं फंक्शन।
क्योंकि अब पढ़ रहे हैं तो उनके कार्य के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम सेल वॉल को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब सेल वॉल क्या करेगा? प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द सेल। अभी मैंने बताया कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब कोशिकाओं को आकार व कठोरता देता है। दूसरा है प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज एंड पैथोजन। जितने भी बाहरी आक्रामक जो भी बीमारियां हैं, जो भी आपके इंसेक्ट जिसकी वजह से कोई भी पैथोजन हो गए, उनसे बचाता है। और प्लस जो भी मैकेनिकल डैमेज होने वाले थे, जैसे मान लीजिए कोई भी रासायनिक आघात हो गया, कुछ भी हुआ, तो वो उससे बचाने के, मान लीजिए आपस में पेड़ से पेड़ टकरा गया, कोशिका टकराई, तो ये क्या करेंगे? उसको बचाने का काम करते हैं, मतलब संरक्षण प्रदान करते हैं। फिर अलाउ वाटर गैसेस एंड मिनरल टू पास फ्रीली, मतलब जितने भी जल हो गए, गैस और खनिजों के लिए क्या करते हैं? मार्ग प्रदान करते हैं। क्योंकि ये सबसे बाहरी लेयर है, तो आपको पता है पौधे जो होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। तो ये सब किसके थ्रू होता है? इसी सेल वॉल के थ्रू होता है। जल भी अगर मान लीजिए, आपको पता है ना कि जो जड़ होती हैं पेड़ की, वो क्या करेंगी? वाटर का शोषण तो करती हैं ना, तो उसमें भी सबसे बाहर कौन सा लेयर पाया जाएगा? यही सेल वॉल पाया जाएगा, जो उनके एब्जॉर्प्शन में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब टॉपिक है, मैंने सेल वॉल पढ़ा दिया आपको, अब पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए सेल मेम्ब्रेन मैंने बता दिया कि सेल वॉल प्लांट का आउटर मोस्ट लेयर है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन किसका? जंतुओं का आउटर मोस्ट लेयर है, लेकिन प्लांट का आउटर मोस्ट लेयर नहीं होगा। हालांकि प्रेजेंट दोनों में है, लेकिन आउटर मोस्ट लेयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने उसको भी समझा दिया आपको। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन को और क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, मतलब कोशिका झिल्ली। द सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन फ्लेक्सिबल बैरियर दैट सराउंड द सेल, मतलब कोशिका झिल्ली एक पतली और लचीली परत होती है जो कोशिका को क्या करती है? चारों ओर से घेरती है। जो हमारे जितने भी कोशिका है उनको क्या करेगी? चारों तरफ से घेरेगी। फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, अभी मैंने बताया यह पौधों और जंतुओं दोनों की कोशिकाओं में पाई जाती है। अब देखिए और एक चीज, और ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली एक तरह से होता है। अब ये अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है? देखिए पारगम्य मतलब जो पूरी तरह से स्वतंत्र है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर, मतलब बहुत लोग के घर पे जैसे बाहर देखते हैं ना, चौकीदार बैठा है, ठीक है, तो वो चाहे कोई आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबको जाने आने के लिए अलाउ करता है। ठीक है, लेकिन अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि जो घर के मेंबर हैं बस उन्हीं को जाने देगा, जो बाहर के हैं उनको जाने नहीं देगा। या फिर दूसरे टर्म में कह सकते हैं कि जो हमारे लिए, मतलब उस घर के लिए जो बेनिफिशियल होगा, जो बेनिफिट देगा, जो लाभदायक होगा, उनको अंदर जाने देगा, लेकिन जो उनके लिए फायदेमंद नहीं है उनको बाहर नहीं जाने देगा। मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये थोड़ा स्वार्थी नेचर का होता है। कहने का ये मतलब है कि सिर्फ इस कोशिका के लिए, मतलब जो प्लांट की चाहे आपके बॉडी के, मतलब जानवर की, किसी की भी जो जंतु कोशिका होती है, दोनों के लिए जो फायदेमंद है, जो उसके लिए उपयोगी है, उसको तो अलाउ करेगा कि आओ अंदर, मतलब उसको प्रवेश ले लेता है। लेकिन जो उसके लिए बेनिफिट नहीं है, जो उसके लिए लाभदायक नहीं है, उनको अंदर नहीं जाने देगा। उनको कहेगा भैया तुम बाहर ही रहो, तुमको अंदर आना परमिशन, मतलब अलाउ नहीं है, उसको परमिशन नहीं देगा। तो अब देखिए ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इसी के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यस जे सिंगर एंड गर्थ एल निकोलसन। ठीक है, इन्होंने क्या किया? एक मॉडल दिया। क्या नाम दिया? उस मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मतलब जो द्रव मोज़ेक मॉडल का प्रस्ताव यस जे सिंगर और गार्थ एल निकोलसन ने 1972 में दिया। क्योंकि पूछा जाता है कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, तो वो निकोलसन और, मतलब जो आपके मोज़ेक मॉडल है वो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा, और किसके लिए दिया गया था? इस सेल मेम्ब्रेन के लिए। ठीक है, उसी के लिए, उसके कंपोजिशन के लिए मतलब ये मॉडल दिया गया था। अब इस मॉडल
का मतलब क्या है, इस मॉडल के लिए क्या कह सकते हैं। तो पहले आप ये जानिए जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, क्योंकि जब हम सेल मेम्ब्रेन को जानेंगे कि वो किससे किससे मिलकर बना होता है तब ना हम उनके मॉडल को बताएंगे। तो देखिए अब जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो फास्फोलिपिड बाइलेयर, सबसे पहले उसके पास क्या होता है, फास्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। अब देखिए अब आप पहला ही पॉइंट समझ लीजिए कि बोल रहा है फास्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, बाई मतलब दो, ठीक है, बाई मतलब दो यानी कि द्वि। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये जो है ये किनारे किनारे आप जो देखेंगे वो क्या है, फास्फोलिपिड है, दो लेयर है ऊपर और नीचे, और इसी में ही आपको जो आपके क्या है जो प्रोटीन होते हैं इसी में ही मतलब धसे हुए कुछ ऊपर मतलब दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के ही मॉडल को बोलते हैं हम क्या, मतलब इसकी को बोलते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और या तो बोल सकते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर। तो फास्फोलिपिड तो ये फास्फोलिपिड लेयर है और बाई मतलब ये दोनों तरफ से प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं के बीच बीच में प्रोटीन आपके क्या होते हैं, धसे हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पे आप देखिए फिर इस फास्फोलिपिड के बीच में आपको यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी दिखाई दे रहे होंगे, ये सब क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो अब देखिए इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, अभी मैंने बताया ये क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल, ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स कैन पास, मतलब कुछ निश्चित ही, मतलब ये चयनात्मक होते हैं और ये जिसको चाहेंगे सिर्फ वही उसमें इंटर कर सकता है, वरना इंटर कोई नहीं करेगा, ठीक है। मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, इसका एक ही मेन फंक्शन होता है, क्या होता है, कोशिका का आकार बनाए रखता है। क्या करता है, कोशिका का आकार बनाए रखता है। अब तीसरा टॉपिक है मेरा, मैंने पहला पढ़ लिया सेल ऑर्गेनेल्स में, सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल्स मैंने क्या पढ़ा है, सेल वॉल पढ़ा दिया, सेल मेम्ब्रेन दूसरा हो गया। अब तीसरा हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये आपकी अगर प्लांट का बनाएंगे तो ये आपका सेल वॉल होता है, ठीक है, दूसरा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और देखिए इसमें जो प्लांट में जो केंद्रक एकदम बीच में नहीं होता, वो थोड़ा साइड में होता है, ठीक है। लेकिन अगर वही प्लांट सेल में देखेंगे, एनिमल सेल में, तो केंद्रक एकदम बीच में होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए जो आपका प्लांट सेल होता है इसमें रिक्तिका पाई जाती है, आप देखे होंगे ऐसे वैक्यूल पाई जाती है, तो इसी की वजह से ये थोड़ा सा क्या होता है, पुश हो जाता है। तो यहाँ पे आप केंद्रक बैठा हुआ दिखाई देंगे, तो ये आप जान ही रहे हैं ये क्या है, आपका सेल वॉल है। और नेक्स्ट आपका पार्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कोशिका झिल्ली, आप ये जान लीजिए वैक्यूल है, और ये है क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक बोल सकते हैं, नाभिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब जो ये न्यूक्लियस होता है, जिस प्रकार हमारे शरीर को कौन कंट्रोल रखता है, हमारे शरीर को कौन नियंत्रित करता है, तो हमारे पूरे बॉडी को या फिर हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं शरीर की, सोचने की, देखने की, मतलब जो भी क्षमता है वो सब कौन कंट्रोल करता है, हमारा मस्तिष्क, मतलब हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। उसी प्रकार जो हमारा सेल होता है, मतलब जो कोशिकाएं होती हैं, उनको कौन नियंत्रित करता है, तो उनको नियंत्रित करने का काम यही न्यूक्लियस करते हैं, मतलब केंद्रक करते हैं। मतलब जिस प्रकार हमारे शरीर का मास्टर कौन है, ब्रेन है, वैसे ही कोशिका का मास्टर कौन होगा, न्यूक्लियस होगा। तो अगर आप न्यूक्लियस देखेंगे, अब देखिए न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यूक्लियस की खोज क्यों है। देखिए वैसे तो खोज तो सबका इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन देखिए कंफ्यूजन जहाँ पे होता है क्वेश्चन, वहाँ से मोस्टली आने के चांसेस होते हैं। अगर बात करें सेल के पर्पस में, अब जैसे मान लीजिए सेल और मतलब सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, तो न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि रॉबर्ट तो दोनों हैं, सेल की भी खोज की और उस सेल में ही प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। तो याद रखिएगा सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो भूलिएगा मत दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। तो अब जो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, द न्यूक्लियस इज द मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, एक झिल्ली से घिरा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन
ऑर्गेनेल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। मतलब केंद्रक एक झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। क्योंकि मैंने आपको यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों में डिफरेंस समझा दिया, ठीक है। जो यूकैरियोटिक होते हैं वो वेल डेवलप, उसमें न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। यू मतलब क्या? ट्रू न्यूक्लियस, सत्य, जिसके पास एक अपना मेम्ब्रेन होगा। और देखिए जितने भी न्यूक्लियस होते हैं उनका अपना ओन डीएनए होता है, मतलब खुद का, हर केंद्रक के पास अपना खुद का एक डीएनए होता है। और वहीं अगर बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में क्या है, मतलब प्रिमिटिव टाइप के जो प्राथमिक होंगे, वहां पर आपको न्यूक्लियस नहीं दिखाई देंगे, बस थोड़ा सा बिखरा हुआ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया था? न्यूक्लियोइड दिया था, ना कि न्यूक्लियस दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा। इट कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटीज एंड कंटेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए। डीएनए आप जान रहे हैं क्या है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि यही जितने भी आनुवांशिक कैरेक्टर है वो इसी, मतलब यही जो डीएनए होता है वही ट्रांसफर होता है। मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन के रूप में जो भी ट्रांसफर होता है वो क्या होता है? डीएनए होता है। इसीलिए देखते हैं ना, बहुत लोग डीएनए टेस्ट करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो एक तरह का क्या है? जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये क्या करेगा? जितनी भी शरीर की, मतलब जितनी भी कोशिकाओं की गतिविधियां हैं उसको क्या करेगा? नियंत्रित करता है, मतलब कंट्रोल करेगा। और आनुवांशिक पदार्थ डीएनए को भी संचित करता है। यहाँ पे आनुवांशिक पदार्थ डीएनए उपस्थित होता है। अब जरूरी नहीं है डीएनए, बहुत सारे केस में आपने देखा होगा आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड होता है। जैसे आप वायरस के केस में देख लीजिए, तो वायरस में आपने टोबैको मोज़ेक वायरस का नाम सुना होगा, ठीक है। तो जो आपका टीएमवी होता है, मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस, उसके अगर उस प्लांट के वायरस की जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो आरएनए होता है, ठीक है। तो कुछ केस में डीएनए और कुछ में आरएनए, मोस्टली डीएनए ही होता है। आरएनए आपको प्लांट में, बस प्लांट में कहीं कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ अ सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। याद रखिएगा, जो अगर कोई पूछ लिया न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 में। वैसे सन नहीं इंपॉर्टेंट उतना होता है, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिएगा कि कब की थी? 1831 में की थी। और सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है, भूलिएगा मत। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस नोन एज कैरियोलॉजी। कभी कभी मान लीजिए आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो कैरियोलॉजी बोलते हैं। क्योंकि कैरियो मतलब क्या? कैरियो मतलब सिर्फ क्या होता है आपका? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। अलॉजी मतलब आप समझ ही रहे हैं, स्टडी, केंद्रक, और स्टडी आप समझ रहे हैं क्या? अध्ययन। तो जो केंद्रक के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी। अब देखिए केंद्रक में क्या क्या उपस्थित होते हैं, मतलब इस केंद्रक में क्या क्या पाए जाते हैं। तो देखिए क्या क्या पाए जाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए बीच में, आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है? न्यूक्लियोलस है, ठीक है। केंद्रक में न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, सबके बारे में हम एक एक करके बताएंगे बाद में। ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए धागे जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? क्रोमेटिन है। फिर ये जो बाहर इसका लेयर है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो मतलब एनवेलप, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। मतलब जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एनवेलप। फिर देखिए बीच बीच में आपको यहाँ पे छिद्र दिखाई दे रहे होंगे, बीच बीच में आपको छिद्र दिखाई देंगे, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। फिर देन न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब इस न्यूक्लियस में भी जो खाली जगह होते हैं, देखिए याद रखिएगा, अगर सेल की बात करेगा तो सेल में उपस्थित होते हैं साइटोप्लाज्म। क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म। लेकिन इसी में ही उपस्थित होते हैं केंद्रक, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में जो द्रव उपस्थित होते हैं, इस न्यूक्लियस में जो द्रव उपस्थित होंगे उनको बोलेंगे क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस से याद रखिएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ध्यान रखिएगा, जो सेल में
आपको जो ये लिक्विड दिखाई दे रहे हैं वो है साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव्य है। और जो आपके केंद्रक में दिखाई देंगे, जो लिक्विड सबस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, उनको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो इसमें अब देख लीजिए क्या क्या पाए जाते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप आप समझ रहे हैं कि ये क्या है, इनके बाहरी जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के जो मेम्ब्रेन है उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप बोलेंगे। न्यूक्लियर पोर, यहाँ पे जो छिद्र दिखाई दे रहे, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट है इन्हीं के द्वारा क्या होते हैं, आते जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है। न्यूक्लियर प्लाज्मा, यहाँ पर आपको बीच बीच में न्यूक्लियर प्लाज्मा दिखाई दे रहा होगा, इसी में क्रोमैटिन आपको उपस्थित दिखाई देंगे। फिर देन आपका बीच में यहाँ पे थोड़ा सा देखिए न्यूक्लियोलस दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। और फिर एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी न्यूक्लियस है उनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। तो न्यूक्लियस कंटेन ओन डीएनए एंड डबल मेम्ब्रेन, मतलब केंद्रक के पास क्या होता है, अपना डीएनए होता है और दोहरी झिल्ली उपस्थित होती है। अब ऐसा नहीं है कि जो मान लीजिए वो सेल के अंदर उपस्थित है तो सेल वॉल पाया जा रहा है, सेल मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, लेकिन ये न्यूक्लियस नेकेड है, ऐसा नहीं है। इस न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन पाया जाता है, अपना खुद का ये डबल मेम्ब्रेनस झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट इसका पॉइंट है, ओनली वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन अ सेल। कोशिका में केवल एक नाभिक उपस्थित होती है। देखिए डीएनए बहुत हो सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके न्यूक्लियस में भी डीएनए देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है सिर्फ न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, और भी जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है कुछ में आपको डीएनए देखने को मिलता है, लेकिन एक सेल में सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। डीएनए आपके मोर देन वन हो सकते हैं, पर न्यूक्लियस आपका हमेशा एक होगा। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा ये सेशन शुरू से लास्ट तक समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो आपने शुरू से लास्ट तक देखा होगा और आपको इससे थोड़ा सा भी फायदा मिलता है तो ज़रूर हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।